हम लोग जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम आपको बुक से सारे क्वेश्चन आंसर खत्म करा चुके थे। उसके अलावा हम आपको जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीछे के 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए थे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। और यहाँ के आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं, जितने सारे भी क्वेश्चन बच गए हैं, उन सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, बारी बारी से हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में जंतुओं के पोषण के बारे में और कह रहा है कि यह कितने चरणों में संपन्न होता है। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण के बारे में। तो कह रहा है कि पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। जो पौधे होते हैं वह अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि जो जीवधारी होते हैं वह पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। पेड़ पौधे तो अपना पोषण खुद कर लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, वह पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। और कह रहा है कि वैसा जीव जो अपना पोषण दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि परपोषी क्या है या विषमपोषी क्या है, तो आपको बताना है कि वैसा जीव जो अपना पोषण दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, जंतुओं में जो पोषण होता है वह विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। अब कौन कौन चरण होता है इसके बारे में हम लोग नीचे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला चरण होता है, उसको बोला जाता है अंतःग्रहण। ठीक है, सबसे पहला होता है उसको बोला जाता है अंतःग्रहण। तो हम लोग देखेंगे कि अंतःग्रहण क्या है। उसके बाद होता है पाचन। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाचन क्या है। उसके बाद होता है अवशोषण। तो उसी प्रकार से जितने सारे भी विभिन्न चरणों में पोषण संपन्न होता है उसे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है। तो कह रहा है कि जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। जीव जंतु जो होते हैं वह भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को ही अंतःग्रहण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि अंतःग्रहण जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतःग्रहण कहा जाता है। उसके बाद आता है पाचन। तो पाचन में होता है कि शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। आप सभी लोगों को पता होगा या फिर बायोलॉजी में हम आपको बताएंगे कि जब हम लोग भोजन को करते हैं तो भोजन अंदर में यानी कि पेट में जा करके, आमाशय में जा करके वह छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है। तो इस सरल अणुओं में विघटित होने की जो प्रक्रिया है इसी को पाचन कहा जाता है। तो पाचन का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना ही पाचन कहलाता है। तो 2 स्टेप तो हो गया, अंतःग्रहण हो गया और पाचन हो गया। उसके बाद होता है अवशोषण। जब अंतःग्रहण हो जाता है, जब हम लोग भोजन को शरीर के अंदर कर लेते हैं, पाचन में जब छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाता है, उसके बाद आता है अगला स्टेप अवशोषण। तो अवशोषण किसे कहते हैं? तो अवशोषण में हम लोग लिखेंगे कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें जो सरल अणु होते हैं वह आंत की दीवार में जाकर के सट जाते हैं। उससे वह आंत की दीवार के द्वारा ही उस भोजन के जो सरल अणु होते हैं उसको अवशोषित किया जाता है और अवशोषित कर करके उसको रुधिर में मिला दिया जाता है। तो इसी को हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं यह हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है वह होता है स्वांगीकरण।
तो हम लोग देखेंगे कि स्वांगीकरण किसे कहते हैं। यह जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं, स्वांगीकरण, बहिष्करण, पाचन, अवशोषण, ये सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि स्वांगीकरण क्या होता है। तो स्वांगीकरण में हम लोग जानेंगे कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, स्वांगीकरण पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है या फिर जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। और सबसे लास्ट आता है बहिष्करण। ठीक है, तो बहिष्करण में देखेंगे भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। जब भोजन अच्छी तरह से पच जाता है तो उसका भोजन का जो हम लोग भोजन करते हैं उसका जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है सबसे अंत में पाचन क्रिया के बाद, उसे हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसी को बहिष्करण कहा जाता है। तो बहिष्करण में हम लोग जानेंगे कि भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहलाता है। तो हम आशा करते हैं कि हम आपको अभी अभी पोषण के जितने सारे भी चरण के बारे में बताए आप उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सबसे पहला हम आपको बताए अंतःग्रहण, उसके बाद बताए पाचन, उसके बाद बताए अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और सबसे लास्ट में 5वां नंबर बताए बहिष्करण। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको किताब वाले में भी क्वेश्चन में भी बता चुके हैं क्योंकि यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में ही दिया हुआ है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई वस्तु सजीव है। ठीक है, अगर कोई वस्तु सजीव है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वह सजीव है। इसके पहचान के लिए, इसके निर्धारण करने के लिए हम कौन से मापदंड का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसका जवाब होगा कि कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। श्वसन क्रिया मापदंड कहने का मतलब हुआ कि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके अलावा हम आपको किताब वाले क्वेश्चन में बताए थे कि यदि हमको सजीवों का निर्धारण करना है इसके लिए हम लोग किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम आपको बताए थे कि सजीवों के जो लक्षण होते हैं हम लोग उसी मापदंड का प्रयोग करेंगे, जिसमें होता है कि सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव गति करते हैं। यदि इन सारी क्रियाएं किसी भी चीज़ में हो रही है, किसी भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों में हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सजीव है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको विस्तार से बुक में भी बता चुके हैं और यहाँ पर भी हम आपको बताए। तो हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए यदि आपसे परीक्षा में अमीबा का संरचना बनाने के लिए आता है कि अमीबा का फोटो कैसे बनाया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि किसी भी तरह से आप गोलाकार आकृति में या फिर जैसे भी आप बना सकते हैं, सिर्फ उसमें यह ध्यान रखना है कि उसमें कोना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप उसे नहीं बना सकते हैं। आप जैसे भी हाथ घुमा दीजिए यह अमीबा का ही फोटो बन जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा में कोशिकाओं की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। हम अभी आपको बताएं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे भी आप हाथ घुमा दीजिए अमीबा का ही चित्र बन जाएगा। तो अमीबा का चित्र बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कुटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब कि जो अमीबा होता है वह अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कि अमीबा अपना पोषण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो अमीबा होता है वह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल को ग्रहण करता है, डाइटम को ग्रहण करता है, जीवाणु को, विषाणु को, कवक को, सभी चीज को
उत्पाद के द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमीबा अपने सतही स्तर पर, ठीक है, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा जैसी संरचना बनाता है जिसे उत्पाद कहते हैं, और इसी संरचना के माध्यम से वह अपना भोजन ग्रहण करता है। यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं। इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। देखिए, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से जो अमीबा होता है अपने भोजन को चारों ओर घेर लेता है। यदि मान लिया कि अमीबा का भोजन यहाँ पर है, ठीक है, अमीबा यहाँ पर अभी स्थित है, यह इस भोजन को कैसे घेरेगा हम आपको बताते हैं। धीरे धीरे इसके दोनों तरफ में इसके सतही स्तर पर अंगुली नुमा संरचना होता है, तो यह धीरे धीरे इसमें सटता जाएगा, इसमें सटता जाएगा, और इस प्रकार से यह अपने भोजन को क्या करता है कि घेर लेता है और धीरे धीरे इसको अंदर कर देता है। देखिए, दूसरे चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया कि यह अमीबा हो गया, ठीक है, यह अमीबा हो गया, तो यह क्या करेगा कि धीरे धीरे इधर से इसको घेरना शुरू करेगा और धीरे धीरे घेरते घेरते इसको अपने शरीर के अंदर कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो होता है वह अमीबा अपना भोजन करता है। सबसे पहले वह भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। इसके बाद खाद्यधानी या रसधानी का निर्माण करके अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। मतलब जब वह भोजन को अच्छी तरह से घेर लेता है तो वह रसधानी का निर्माण करता है और उससे एंजाइम को बाहर निकालता है। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन जो होता है वह खाद्य रिक्तिका में होता है। ध्यान रखिएगा, जो अमीबा अपने शरीर से एंजाइम निकालता है वह एंजाइम भोजन को पचाने का काम करता है और भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है, और इस प्रकार से अमीबा अपना सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर अपचे पदार्थ को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है। मतलब सभी जीव जंतु जो होते हैं वह भोजन करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से अमीबा भी करता है कि सारा पोषक तत्व को ग्रहण कर लेने के बाद उस जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जो अपचा पदार्थ बच जाता है, उसको छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है, और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से अमीबा अपना भोजन करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या किया कि इसको चारों तरफ से पहले घेर लिया, उसके बाद धीरे धीरे इसको अपने शरीर के अंदर कर लिया। इसको यहाँ पर केंद्रक कहते हैं। यह उसका पाचन हुआ, उसके बाद यह अवशोषण हुआ, और जब अवशोषण हो जाता है तो इसके बाद से अमीबा जो अपचे पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। चलिए, तो क्वेश्चन में आपका यही कह रहा था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। यह वाला भी क्वेश्चन हम आपको बुक में बता चुके हैं, आप देखिएगा वहां पर, क्योंकि यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग जानेंगे कि जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो जलीय जीव होता है वह जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कुछ ऑक्सीजन के जो मात्रा होता है वह जल में भी घुला हुआ रहता है, जिसका उपयोग जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए करता है। तो जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, या फिर आप सोच भी सकते हैं कि वायुमंडल में बहुत अधिक वायु की मात्रा है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। स्थलीय जीवों को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन अंग विशेष रूप से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो स्थलीय जीव होते हैं इनको दैनिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनमें श्वसन अंग भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार से श्वसन क्रिया में स्थलीय जीव लाभ की स्थिति में होते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताए थे कि चूंकि स्थल पर जो रहते हैं वह वायुमंडल से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसलिए उनको अधिक लाभ होता है, और जो जलीय जीव होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ जल में घुले हुए ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको हानि होती है। तो क्वेश्चन में भी आपका यही कह रहा था कि जलीय जीव की अपेक्षा जो स्थलीय जीव होते हैं वह किस प्रकार लाभ की स्थिति में
होते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर मानव पाचन तंत्र में बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहला मुख गुहा होता है, उसके बाद ग्रास नली होता है, उसके बाद अमाशय होता है, फिर छोटी आंत होता है, फिर बड़ी आंत होता है। बहुत लंबा प्रोसेस चलता है मानव के पाचन तंत्र में, इसलिए इसको बताने में थोड़ा अधिक समय लगेगा और इसको हम बिल्कुल ही आराम से बताएंगे आहार नाल के माध्यम से। ठीक है, आहार नाल का संरचना बनाएंगे, उसके माध्यम से हम आपको विस्तार रूप से अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए यहाँ के बाद जो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन शेष बच गए हैं, इसे हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे और अगले वीडियो में जो आपका यह चैप्टर है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आप अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक वर्ष आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अगले वीडियो को मिस मत करिएगा, अगले वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।